Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Pax Silica Initiative, important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है क्या? देखिए, ये द यूएस द्वारा लॉन्च्ड एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दुनिया के मेजर इकोनॉमीज के साथ वो एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन डेवलप करे विथ रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स, उनके सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए। और इन क्रिटिकल मिनरल से जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकती है उन टेक्नोलॉजीज में भी वो देश आपस में कोऑपरेट करे, इस आइडिया से गाइडेड होकर के पैक्स सिलिका जैसी स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव लेकर के आया है अमेरिका। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम अगले पेज में फिर से देखेंगे, बट यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर राइजिंग अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। और तमाम क्रिटिकल मिनरल्स में से सिलिकॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से सिलिकॉन का रोल सबसे सिग्निफिकेंट माना जा सकता है, क्योंकि सिलिकॉन की मदद से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटर में, रोबोटिक्स में काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो इस इनिशिएटिव का नाम है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। सुनकर कैसा लग सकता है कि ये सिर्फ सिलिकॉन रिलेटेड कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। सिलिकॉन के साथ साथ जो बाकी क्रिटिकल मिनरल्स हैं और उनसे डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, उन सारे एरियाज में कुछ देश आपस में कोऑपरेट करेंगे यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। सिलिकॉन एंड बाकी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसमें अभी चाइना सबसे आगे है, और इसी कारण से देयर इज ए फियर वर्ल्ड वाइड कि चाइना में डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर उसके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे तो। और ये भी कारण है कि दुनिया के बाकी देश एक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं ताकि चाइना का जो हेजेमनी है इन दीज क्रिटिकल मिनरल्स उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस को कम किया जा सके। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के कई सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाने के लिए, चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस को कम करने के लिए। और भी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप क्वाड क्रिटिकल मिनरल ग्रुप, इस तरीके के ये सब बनाए गए हैं ताकि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी घटे। उसी लाइन में ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। इसमें बाकी जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो हैं जापान, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैंने आपको कहा, दिस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव इज नॉट जस्ट फॉर सिलिका बट अदर क्रिटिकल मिनरल्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज। तो जिन टेक्नोलॉजीज पे ये ऑपरेशन प्लेटफॉर्म ज़्यादा फोकस करेगा वो है सेमीकंडक्टर्स, एआई, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एनर्जी इनपुट जैसे कि सोलर एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड अदर स्टैंडर्ड्स। थोड़ा सा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज पे भी कहा, क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न डे राइजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोलर फोल्टाइक सेल्स बनाने में, जिससे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सके इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो इन सब तरीके की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए जो मिनरल्स चाहिए उनको कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का नाम क्रिटिकल इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, ऑफ कोर्स दे आर वेरी क्रिटिकल और यू मे से इम्पॉर्टेंट फॉर राइजिंग technologies, important technologies of the future. They are also known as critical because their supply chain is vulnerable because of dominance of China. उस पर्सपेक्टिव में भी इन मिनरल्स को क्रिटिकल कहा जाता है। अब ऐसा कोई क्रिटिकल मिनरल्स का वर्ल्ड वाइड
ऑब्जेक्टिव लिस्ट नहीं है कि दुनिया के सारे देश इन्हीं मिनरल्स को क्रिटिकल मानेंगे। दुनिया के अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग लिस्ट है उनके हिसाब से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो जैसे अमेरिका ने 50 मिनरल्स को डिफाइन किया है एज क्रिटिकल मिनरल्स, जापान ने 31 मिनरल्स को डिफाइन किया है। भारत ने लिस्ट जारी की जिसमें 30 मिनरल्स को डिफाइन किया गया है एज क्रिटिकल मिनरल्स। भारत के 30 मिनरल्स की जो लिस्ट है आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल मिनरल्स वो ये हैं। उसमें से आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। सिलिकॉन इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी मदद से सेमी कंडक्टर्स बनते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है एकदम प्रिसाइज मैनर में। और सिलिकॉन के इसी खासियत के कारण जिसकी मदद से डायोड्स बन सकते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल बन सकता है, इसी खासियत के कारण सिलिकॉन इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सेक्टर। इसकी मदद से, सिलिकॉन की मदद से कंप्यूटर चिप्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इन सब के अंदर जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं वो इन सिलिकॉन की मदद से बन सकता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सिलिकॉन एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलिकॉन दिस इनिशिएटिव हैज बीन नेम्ड पैक सिलिका। बट आई एम अगेन टेलिंग यू प्रीवियस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट ओनली फॉर सिलिकॉन बट अदर क्रिटिकल मिनरल्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज। उन एरियाज में कोऑपरेशन के लिए ये इनिशिएटिव लेकर के आया है अमेरिका। भारत की अगर बात की जाए तो भारत अमेरिका द्वारा स्टार्ट किए गए इस तरीके के बाकी इनिशिएटिव्स का हिस्सा है। जैसे क्वाड ग्रुपिंग में, क्वाड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 4 देश आपस में कोऑपरेट करते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। क्वाड प्लेटफॉर्म पे भी एक इस तरीके की ग्रुपिंग बनाई गई है फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। उस ग्रुप का नाम है क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। इसके अलावा अमेरिका ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च की जिसमें दुनिया के 14 देश मेंबर हैं, उसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। उसमें भी इंडिया मेंबर है। तो क्वाड के साथ साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, बोथ इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय अमेरिका टू सिक्योर critical mineral supply chain. In both these groupings, India has been a member, but India is not a member of Pax Silica. अब इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था। ऑपोजिशन लीडर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं मेंटेन किए और यही कारण है कि इंडिया हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। बट ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ हुआ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव बिकॉज पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में उन्हीं देशों को इंक्लूड किया गया है जहां पे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जिन देशों के अंदर प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है फॉर चिप मेकिंग, डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन। और भारत के अंदर ये इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। अभी इंडिया इज नॉट ए लीडर, तो उन्हीं देशों को इंक्लूड किया गया है हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इकोसिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर एंड चिप्स, सिलिकॉन चिप्स। उसमें भारत अभी उतना डेवलप्ड है नहीं। इस कारण से भारत को ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स इंडिया हैज बीन लेफ्ट आउट, नॉट ऑन पर्सनल ग्राउंड्स दैट इंडिया का रिलेशन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड से कारण वाई इंडिया हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट्स का सबसे सरल डेफिनेशन हो सकता है दैट इट इंक्लूड्स ऑल सच बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम to which every human is entitled just by the virtue of being a human. तो ह्यूमन राइट्स मतलब वो तमाम अधिकार, आज़ादी जो किसी को भी मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज वो एक इंसान है। इंसान होने के नाते आपको जो भी अधिकार मिलने चाहिए। आप अगर भारत के सिटीजन हैं तो भारत की सरकार आपको कुछ अधिकार देगी जो भारत के सिटीजन्स के लिए हैं कि आप इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। आपको अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम से नीचे हैं तो आपको सरकार ये बेनिफिट देगी वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत, वो आपको भारत के सिटीजन होने के नाते अधिकार मिल रहे हैं। आप कहीं और के सिटीजन हैं तो आपको उस होने के नाते, उस देश के सिटीजन होने के नाते अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर सिटीजनशिप, नेशनलिटी, रिलीजन, रीजन, कास्ट, यू मस्ट बी इंटाइटल्ड टू। Such basic rights should be known as human rights.
ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बेसिक सेट ऑफ राइट्स विच इज एसेंशियल, विच मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। इंसान है, काफी है, उसको ये अधिकार इस हक से मिलने ही चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स को ग्लोबल लेवल पे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया 1948 में एट यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म, जब एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट की गई जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें कुछ बेसिक राइट्स आइडेंटिफाई किए गए, मोटे मोटे राइट्स। फिर इन अधिकारों को ज़्यादा कंक्रीट तरीके से लेटर ऑन दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफाई किया गया। 1966 में लाया गया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड 1966 में ही फिर एक और डॉक्यूमेंट लाया गया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये जो तीन डॉक्यूमेंट हैं टुगेदर, 1948 वाला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और 1966 में जो दो लाए गए ICCPR एंड ICESCR, ये तीन डॉक्यूमेंट्स टुगेदर आर नोन एज बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये तीन मुख्य डॉक्यूमेंट हैं जो ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा, जिनकी मदद से ह्यूमन राइट्स को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला है। इसमें से ये जो 1948 वाला डॉक्यूमेंट है ये बेसिक है, इसमें कोई भी ऐसे लीगली इन्फोर्सिएबिलिटी वाली बात नहीं की गई है। दीज प्रोविजंस मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर नॉन बाइंडिंग। बट फिर थोड़ा ऑब्जेक्टिव एंड कंक्रीट तरीके से कुछ अधिकार, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को मेंशन किया गया ICCPR में, और इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को मेंशन किया गया इन ICESCR में। 1966 में ये दो डॉक्यूमेंट्स लाए गए। सो दीज टू डॉक्यूमेंट्स हैव सम concrete objective set of rights, and any country who has signed these two agreements, उनके ऊपर ये एग्रीमेंट्स और इनके प्रोविजंस लीगली एप्लीकेबल है। तो आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है। ये मोटे मोटे अधिकार हैं, थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, कि हर एक इंसान को बोलने का अधिकार होना चाहिए, हर एक इंसान को आज़ादी से रहने का अधिकार होना चाहिए। अब ये मोटी मोटी बातें, उसको इन्फोर्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बट उन्हीं को ऑब्जेक्टिव तरीके से, कंक्रीट तरीके से दिया गया है इन दीज टू डॉक्यूमेंट्स। दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर बाइंडिंग, जबकि ये डॉक्यूमेंट जो है इट इज नॉन बाइंडिंग। भारत जो है, भारत ऑफिशियली इज signatory to these two documents, ICCPR and ICESCR. India is party to both. That means India is legally committed to implement the provisions of these two documents. भारत के अंदर इन दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी अधिकारों की बात की गई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो हाउ human rights, objective and legally binding human rights mentioned under these two documents are implemented in India, वो भी समझते हैं। These two documents are not directly implemented in our country. These two documents and the provisions mentioned in these documents are implemented through three routes, तीन तरीके से। पहले, some of the rights have been recognized under Constitution as our rights. Constitution के अंदर भी दो तरीके से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट 3 में राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं विच आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पार्ट 4 में दिए गए हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, विच आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ राइट्स ओनली। अगर आप DPSP देखें तो DPSP भी एक तरीके के अधिकार ही हैं, लेकिन DPSP और फंडामेंटल राइट में मेन अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल, DPSP इज नॉट इन्फोर्सिएबल। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने कमिटमेंट किए कि इन अधिकारों को अपने सिटीजन्स को हम अवेलेबल कराएंगे, तो संविधान के अलावा कुछ कानून बना करके भारत सरकार ने इन अधिकारों को अवेलेबल कराया है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण कानून लाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। और भी कानून है जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST। तो ये सब जो कानून हैं, ये सब कानून एक तरीके से तरीके हैं इन कमिटमेंट्स को जो भारत ने किए हैं एट यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म उसको इम्प्लीमेंट करने का। उसके अलावा देयर आर सम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जिसकी मदद से भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स अवेलेबल होता है टू द पीपल।
जैसे मेनका केस ऑफ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के एम्बिट को क्वाइट एक्सपैंड कर दिया व्हेन इट इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून जो है वो सिर्फ नियमों से, जो संविधान के अंदर नियम लिखे हैं उन नियमों के हिसाब से बना हो उतना काफी नहीं है। कानून का जो लॉजिक होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑल्सो मस्ट बी फेयर। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके डिटेल में मैं यहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। बट आई होप कि अगर आपकी पॉलिटी क्लासेस हो गई हैं तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वेरी वेरी डायनेमिक एंड वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट आर्टिकल 21 इन मेनका केस ऑफ 1978, विच ऑल्सो इन अ वे मेक्स अवेलेबल ह्यूमन राइट्स। मैं अगर एक लाइन में आपसे कहूं, ये बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, तो वो ये है कि भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे जो बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स को अवेलेबल कराने के, वो साइन जरूर किए हैं। उसमें से 2 लीगली बाइंडिंग भी हैं, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को सीधा सीधा भारत में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं मिली है। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो अधिकार हैं उनको भारत में इन्फोर्सिबिलिटी देने के लिए फिर 3 अलग अलग रास्ते हैं। कुछ अधिकार संविधान के थ्रू दिए गए हैं, कुछ कानून के थ्रू दिए गए हैं और कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू दिए गए। जैसे विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये सब क्या हुआ, जैसे कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में बात कर रहा था सेल्वी गाइडलाइंस की, सेल्वी गाइडलाइंस जिसमें नो वन विल बी फोर्स्ड टू गिव और नो वन विल बी फोर्स्ड फॉर सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो ये सब क्या हुआ, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तरीके से कोशिश है। तो ह्यूमन राइट्स जो ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाइड हैं वो भारत में सीधे सीधे एप्लीकेबल नहीं है। भारत में लीगली, भारत में फॉर्मली ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज नहीं है। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है सीधा सीधा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग तरीके से, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उसके अलावा आप कोर्ट में ये भी जा सके कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फलाना जजमेंट के हिसाब से मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो ये सब तरीके हैं, बट ऑफिशियली सीधा सीधा ह्यूमन राइट जैसी चीज है नहीं। ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्सिबिलिटी देने के लिए अलग अलग तरीके लिए गए हैं, और आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आप इन तरीकों को कोर्ट करेंगे कि सर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, मेरा इस कानून प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉस एक्ट के अंतर्गत मेरा राइट वायलेट हुआ, ये सब आप कोर्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर। ह्यूमन राइट्स को भारत ने एग्री किया है ग्लोबल लेवल पे और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए ये देश के अंदर व्यवस्था बनाई गई है। एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखिए, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 10th दिसंबर 1948 एंड दैट इज व्हाई 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज ह्यूमन राइट्स डे। साल 2025 का थीम है ह्यूमन राइट्स डे का, ह्यूमन राइट्स आवर एवरी डे एसेंशियल। ये जरूरी है, बिना ह्यूमन राइट्स के इंसान अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एवरीडे एसेंशियल। अब भारत के अंदर क्या व्यवस्था की गई है ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी जरा समझते हैं। तो 1948 का ये जो डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद उसके साथ जो 2 एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं 1966 के, उन सब को इंप्लीमेंट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में कानून पास किया, ह्यूमन राइट्स एक्ट। इस कानून की मदद से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको वॉचडॉग बनाया गया ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉलेट ना हो वो इंश्योर कराने का काम दिया गया एनएचआरसी को। एनएचआरसी की बात की जाए तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं एंड 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। जो 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब इन तमाम कमीशंस के जो चेयरपर्सन है वो ऑटोमेटिकली
नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मेंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5 हो गए मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर। ये 5 हो गए, प्लस एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए एक अलग से हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाती है। उस कमिटी के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा उस कमिटी के मेंबर्स होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। तो चेयरपर्सन को चुनने के लिए ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाती है। उस हाई पावर्ड कमिटी में ये मेंबर्स होते हैं। दिस हाई पावर्ड कमिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और ये हाई पावर्ड कमिटी चेयरपर्सन को चुनती है। बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ऑफ दीज कमीशंस। तो इस तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना दिया गया। बट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी कई सारी चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं। एनएचआरसी फेसेस द चैलेंज ऑफ 3F। ये जो 3F का प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट कुड बी जनरली मेंशन फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन। अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो और आप कोई पॉइंट ना याद आ रहा हो कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कुछ ना याद आ रहा हो तो लिख दीजिए द प्रॉब्लम ऑफ 3F। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। याद ना आ रहा हो तो लिख दीजिए 3F। द प्रॉब्लम ऑफ 3F कैन बी जनरली रिटन फॉर एनी सच इंस्टीट्यूशंस। 3F में से पहला F है फंड का। तो जनरली इन इंस्टीट्यूशंस के पास फंड की पॉसिबिलिटी रहती है। फंक्शंस का, इनका काम एग्जैक्टली क्या है वो इनको नहीं पता होता। फंक्शन क्या है? अब भारत में जैसे देखिए, भारत में सीधा सीधा ह्यूमन राइट जैसी तो कोई चीज है नहीं। अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ राइट्स नोन एज ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज है नहीं। भारत ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करता है और ह्यूमन राइट्स को अपने सिटीजन्स को अवेलेबल कराता है, बट नॉट डायरेक्टली एज फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट एज लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स। और ये जो अधिकार हैं, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स, अगर ये वायलेट होते हैं तो कोई भी इंसान सीधा सीधा जुडिशियरी में जा सकता है। लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो हम सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर हम क्यों जाएंगे एनएचआरसी के पास, राइट? अब आई होप यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंक्शन, कि एनएचआरसी को बना तो दिया गया ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ह्यूमन राइट्स जैसी कोई अलग से कैटेगरी ऑफ राइट्स है नहीं। ह्यूमन राइट्स को 3 अलग अलग राइट्स में इंप्लीमेंट किया गया है भारत में, और उन राइट्स को, जो 3 अलग अलग राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी तो ऑलरेडी है ही। तीसरा F का प्रॉब्लम है फंक्शनरीज का। इनके अलग से कैडर, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते। बहुत बार ब्यूरोक्रेट्स को डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है प्रोबेशनरी मैनर में, यानी कि टाइम बिंग के लिए भेजा जाता है कि जाकर के एनएचआरसी में काम कीजिए। तो इस कारण से भी एनएचआरसी को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। देयर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनएचआरसी। द बिगेस्ट चैलेंज इज कि एनएचआरसी कैन नॉट पनिश एनी इंडिविजुअल। अगर कोई इंसान ह्यूमन राइट्स वायलेशन में ऑफेंडर पाया भी जाता है तो एनएचआरसी इसको सीधा सीधा पनिश नहीं कर सकता। एनएचआरसी मैक्सिमम उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप कंपनसेट करें टू द विक्टिम, आप 10 लाख 20 लाख रुपए कंपनसेशन दे दे, लेकिन उसको जेल भेज दो, कोई सजा सुना दो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। एंड दैट इज वाई एनएचआरसी इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड एज अ टूथलेस टाइगर। करंट न्यूज भी इसी से रिलेटेड है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था करंट न्यूज, फिर भी मैंने ये टॉपिक कवर किया क्योंकि इससे रिलेटेड ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाता है। करंट न्यूज भी इसी से रिलेटेड है कि इंसान की डेथ हुई 2021 में इन पुलिस कस्टडी। 36 ईयर ओल्ड मैन डाइड इन पुलिस कस्टडी। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हुआ यही होगा कि उस इंसान को टॉर्चर किया गया होगा, हरास किया गया होगा पुलिस कस्टडी में, तभी तो उसकी डेथ हुई। और अब एनएचआरसी ने इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाया है इस केस को, और उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया है कि आप 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दें उसके परिवार को। अब देख रहे हैं सिर्फ कंपनसेशन दे सकता है एनएचआरसी, कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। पनिशमेंट अभी भी कौन देगी? जुडिशियरी देगी। तो इस कारण से एनएचआरसी को कहा जाता है कि इट्स अ टूथलेस टाइगर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इलुसिडेट द रोल ऑफ एनएचआरसी, डिस्कस व्हाई एनएचआरसी इज डब्ड एज टूथलेस टाइगर।
सीधा सीधा प्रश्न है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, 150 वर्ड्स आराम से लिख सकते हैं आप इस पे, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आसाम्स डिमाओ मॉडल फॉर जीरो स्नेक बाइट डेथ। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, छोटा सा न्यूज है बट महत्वपूर्ण है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने आसाम का डिमाओ मॉडल को स्टडी करने का फैसला किया है आज पार्ट ऑफ इट्स नेशनल प्रोजेक्ट टू अचीव जीरो स्नेक बाइट डेथ इन इंडिया। भारत के अंदर स्नेक बाइट से जो डेथ होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए और अल्टीमेटली जीरो पे लाने के लिए आसाम के डेमो मॉडल को स्टडी किया जा रहा है। डेमो मॉडल बिलोंग्स टू डेमो ब्लॉक ऑफ शिव सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। यहाँ पे क्या है कि पिछले 4 सालों से जीरो स्नेक बाइट रिलेटेड डेथ्स हुए हैं। 800 से भी ज्यादा लोगों को स्नेक ने बाइट किया 2024 में ही, लेकिन डेथ एक भी नहीं हुई है। और इस कारण से नाउ डेमो मॉडल इज बीइंग स्टडीड बाय आईसीएमआर, उसको पूरे भारत भर में रेप्लिकेट किया जाएगा। इसमें मेनली हो क्या रहा है, क्या किया जाता है डेमो ब्लॉक में, जो कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, उसको ट्रेन किया गया है कि अगर स्नेक बाइट हो तो फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, उसके बाद कैसे आपको लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाना है। और लोकल हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं दे आर ऑल्सो प्रॉपरली ट्रेंड कि अगर स्नेक बाइट के बाद कोई इंसान हॉस्पिटल में आता है तो उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कम्युनिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्लस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल कम्युनिटी एंड health officials from the government side. This has been very significant in reduction of fatalities associated with snake bite. और अब ये डेमो मॉडल इतना सक्सेसफुल हो गया है कि इसको अब आईसीएमआर स्टडी करके पूरे भारत भर में स्केल अप करेगा। इट विल बी एन इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अगेंस्ट स्नेक बाइट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Netflix and Warner Brothers deal. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ मेंस में, लेकिन इससे रिलेटेड एक पूरा फुल फ्लेजेड 10 मार्कर या 15 मार्कर प्रश्न आ सकता है। अभी सुन लीजिए, मेंस के टाइम में मैं फिर रिवाइज कराऊंगा, ये दूंगा। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, हॉलीवुड स्टूडियो को अक्वायर कर किया है। एक डील साइन हुई है वार्नर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के बीच में। अब आप कहेंगे सर इस डील का क्या मतलब, इसका एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों सिग्निफिकेंस है। तो सवाल इस तरीके का आएगा कि किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का राइज हो रहा है, हाउ दे आर नाउ शिफ्टिंग कंटेंट क्रिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फिल्म्स। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर नाउ turning into giant, especially this Netflix is turning into giant, and now it has acquired even such a big huge studio of Hollywood, Warner Brothers. इससे क्या होगा कि एक तरीके की मोनोपोली बढ़ रही है एक वन पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म की। तो जब भी किसी भी सप्लायर की या सर्विस प्रोवाइडर की मोनोपोली बढ़ती है तो उसमें कंज्यूमर्स चॉइस कहीं ना कहीं थ्रेटन होता है, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस भी थ्रेटन होता है। अब जो भी लोग फिल्म बनाने वाले हैं, टीवी सीरीज बनाने वाले हैं, ज्यादातर लोग जो है नेटफ्लिक्स के अंतर्गत ही बनाएंगे। जब तो नेटफ्लिक्स जैसा उनको कंटेंट बनाने का निर्देश देगा, उन लोगों को वैसा ही कंटेंट बनाना होगा। तो डाइवर्सिटी इन कंटेंट क्रिएशन में बी मिसिंग, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ये तो बात हो गई अबाउट राइज ऑफ मोनोपोली की। इन जनरल भी ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स राइज हो रहे हैं, इस कारण से क्या देखने को मिल रहा है, एक तरीके का मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन कंटेंट व्यूइंग हैबिट्स। अब लोगों को सिनेमा घर तक बुलाना फिल्म मेकर्स के लिए बहुत कठिन हो गया। आपको कोई बहुत ही अलग फिल्म बनानी होगी तब जाकर के लोग सिनेमा घर में जाकर के देखेंगे, अदरवाइज पीपल आर गेटिंग मोर यूज्ड टू ऑन डिमांड होम बेस्ड कंजम्पशन, थिएटर बेस्ड कंजम्पशन या व्यूइंग ऑफ मूवीज। इसका कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इनकरेज क्या हो रहा है, सीरियलाइज्ड स्टोरी टेलिंग। अब ज़्यादातर जो इस तरीके के कंटेंट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, वो वेब सीरीज के फॉर्म में आते हैं।
अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो सीरियलाइज स्टोरी टेलिंग का कल्चर आ रहा है और सीरियलाइज स्टोरी टेलिंग फिल्म्स के जगह पे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इस कारण से बिंज वॉचिंग कल्चर इज ऑल्सो राइजिंग। अब बिंज वॉचिंग कल्चर के कारण हो क्या रहा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी, जैसे कि ओबेसिटी इज ऑन द राइज, थिएट्रिकल डोमिनेंस इज ऑन डिक्लाइन, फिल्म्स आर इंक्रीजिंगली सेप्ड फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म, ना कि फॉर थिएटर्स। तो ये सब कुछ एक चेंज देखने को मिल रहा है इन entertainment industry. तो a separate question is expected on this particular area in mains कि how rise of OTT platform is having impact on film industry, society as well as general public health. Such question can be expected in GS paper 3 और GS paper 4 ethics and integrity. यहाँ मैंने बता करके रख दिया, आगे मेंस के टाइम में तो हम लोग उसको फिर से डिटेल में करेंगे। दिस टॉपिक, अगला जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 CV रमन सेस अवार्ड हैज बीन गिवन टू असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को 28 सेस यानी कि साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन अवार्ड दिया गया है फॉर पब्लिक लीडरशिप। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, असम सीएम रिसीव्स हिज नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे, तो आपको बड़ा सिंपल लगेगा इसका जवाब देना, लेकिन प्रीलिम्स में याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। एक बार सोचिए, टिक कीजिए ताकि आपको रिकॉल कर पाए ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम। लास्ट सैटरडे को जो हमने क्वेश्चन देखे थे एमजी नरेगा से रिलेटेड, जवाब होगा एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। रूरल एरिया में आप एडल्ट हैं किसी भी हाउस होल्ड के, यू आर एलिजिबल फॉर एमजी नरेगा। शांति बिल इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बाकी पहला और तीसरा सही है। एंड यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, कोर इन्फ्लेशन इज नॉट अबाउट टोटल इन्फ्लेशन, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।